हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस यूपी और 12th। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 सामान्य हिंदी के 5 ऐसे चैप्टरों के महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% इनसे ही आएगा। तो हम कौन कौन से चैप्टर से देखने वाले हैं, तो देखिए पहला चैप्टर है पवन दूती का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। उसके बाद दूसरा चैप्टर है केकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त का। तीसरा चैप्टर है श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का। या तो आपको पद्यांश स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से आता है या लास्ट के 2 चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 6 को आप तैयार करें, अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद लास्ट चैप्टर मैंने आहुति बनकर देखा अज्ञेय जी का है। हम इन 5 चैप्टर के 10 ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं और कीवर्ड के साथ जो आपको 100% 2026 में देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखिए पहला चैप्टर पवन दूती का अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ठीक है, तो देखिए हम क्या क्या ट्रिक बताएंगे आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। आपको चैप्टर की समरी कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कीवर्ड के द्वारा आप किसी पार्ट को पहचान सकते हैं। उसके बाद चैप्टर के कीवर्ड बताएंगे, पार्ट का नाम, कवि का नाम और प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका। ठीक है, 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो देखिए आपको इस प्रकार का एक पद्यांश देखने को मिलेगा और उससे रिलेटेड आपको इस प्रकार के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है और वो इस प्रकार से 10 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, और उन सभी क्वेश्चनों के सभी के हम आंसर भी देखेंगे, 10 पद्यांश पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए पहला पद्यांश क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले चैप्टर से। सबसे पहले हम इस चैप्टर के कीवर्ड देख लेते हैं कि आपको इस प्रकार का पद्यांश देखने को मिलता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चैप्टर के कीवर्ड देखेंगे तो यदि आपको किसी भी गद्यांश में इस प्रकार के कीवर्ड देखने को मिल जाते हैं जैसे कि खिन्ना, लज्जाशील, पथिक, महिला और फूल, पुष्प, कमल। ठीक है, इस प्रकार से फूल या पुष्प या कमल। ठीक है, और वाटिका, नेत्र, राधिका, श्याम और पवन, सुपवन, उपवन। ठीक है, और मथुरा, ब्रज, नवजलद और भवन, विश्राम। ठीक है, इस प्रकार के यदि कीवर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं तो 100% आप समझ जाएंगे कि वो पवन दूती का से लिया गया है जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयार करने हैं ये कीवर्ड। ठीक है, आप अभी क्वेश्चन बैंक उठाएं, किताब उठाएं, आप किसी भी पद्यांश को उठा लें, आपको इन कीवर्ड से आउट बिल्कुल नहीं जाएगा। यूट्यूब पर भर भर कर वीडियो मिलती हैं, बहुत से कीवर्ड दे दिए जाते हैं, या तो आउट जाता है या बहुत सारे कीवर्ड दे दिए जाते हैं। ठीक है, आपको याद करने में दिक्कत आती है, तो हमने वही मोस्ट इंपोर्टेंट जो पद्यांश के कीवर्ड हैं उनको ही लिया है केवल। ठीक है, हम स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहना। ठीक है, और यदि लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर देना। तो देखिए पहला पद्यांश है, हम इसका अर्थ भी समझेंगे। जब तक आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा, जब तक इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम आएगी इनके आंसर करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आयने मधुबन से उन्हें भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस पद्यांश में कहाँ का वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण और राधा अलग हो जाते हैं, वहां का ये वर्णन किया गया है। तो देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे मतलब मेरे प्यारे श्याम। ठीक है, नव जलद से कंज यानी कि कमल के फूल के समान, नेत्र वाले मेरे प्यारे श्याम यानी कि कमल के फूल के समान नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से उन्हें भेजा संदेशा, यानी कि श्री कृष्ण ने मधुबन जाकर, राधा से जब बिछड़ गए थे, श्री कृष्ण ने मधुबन जाकर ना तो कोई संदेशा भेजा और ना वापस आए। ठीक है, ना श्याम जो है श्री कृष्ण ना वापस आए और ना मधुबन जाकर कोई संदेशा भेजा। ठीक है, मैं रो रो के प्रिय भ्रह से बावली हो रही हूँ। तो राधिका कह रही हैं कि मैं रो रो के मतलब मैं रो रो के, प्रिय मतलब श्याम, श्याम के विरह में, श्याम के विरह में। ठीक है, मेरे प्यारे प्रिय श्याम तुम्हारे विरह में बावली हो रही हूँ। ठीक है, यानी कि मैं जो है प्रिय श्याम के विरह में बावली हो रही हूँ। ठीक है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, मतलब यहाँ पर राधिका पवन से कह रही है कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक है, पवन से कह रही है। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ हो जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला संदेश
प्रेसिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो आपको इस प्रकार से उस पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। ठीक, तो देखिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर अभी हम देखने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें, ये कीवर्ड आपको तैयार करने हैं, यहाँ का स्क्रीनशॉट करें। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी पद्यांश हमने लिए सबसे सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आए हुए, 2026 के लिए भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों के ये आंसर हम देखने वाले हैं। ठीक है, संदेश प्रेसिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो देखिए ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है, राधिका जी ने। ठीक है, और मधुवन जाकर किसने कोई संदेशा नहीं भेजा। मधुवन कौन गया था, श्री कृष्ण जी गए थे। तो श्री कृष्ण जी ने मधुवन जाकर कोई संदेशा नहीं भेजा, मधुवन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेशा नहीं भेजा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, एक शब्द आया था उसमें बावली। ठीक है, और अल्प शब्दों का अर्थ बताना है। बावली का अर्थ है यानी कि पागल और अल्प का अर्थ है थोड़ा। ठीक है, यानी कि कम। तो इस प्रकार से यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अंडरलाइन किया गया है पहली लाइन। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन की व्याख्या क्या होगी। पवन को अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधिका कहती है कि नवीन बादल से शोभ्यमान एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रिय प्रियतम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, जो पद्यांश है उसका संदर्भ लिखना है। मतलब प्रस्तुत पद्यांश यानी कि यहाँ पर पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दूती का शीर्षक से उद्घृत है। यह आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि इस पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। ठीक है, तो इस पद्यांश के जो शीर्षक हैं, मतलब जो पाठ का नाम होता है शीर्षक। ठीक है, तो पाठ का नाम क्या है, पवन दूती का, और इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश के जो है पाठ का नाम बताइए, यानी कि शीर्षक और उसके कवि का नाम बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी या प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ इस प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको लिखना है इस प्रकार से, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूती का शीर्षक कविता से उद्घृत है। ठीक है, पहले पार्ट के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। दूसरा देखिए ये लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 100% बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से आएगा। ठीक, तो देखिए ये भी पवन दूतिका से है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके कवि हैं। ठीक है, पहले पार्ट से। ठीक, तो देखिए इसमें भी वही कीवर्ड खिन्ना, लज्जाशील पथिक महिला, फूल पुष्प कमल वाटिका नेत्र राधिका, और श्याम पवन सुपवन उपवन मथुरा ब्रज नवजलद और भवन विश्राम। ठीक है, तो इस प्रकार के कीवर्ड यदि आपको मिल जाते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि ये पवन दूती का पाठ से लिया गया, जिसके लेखक यानी कि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लज्जाशील पथिक महिला, और देखिए यहाँ पर कमल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लज्जाशील पथिक महिला और कमल। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रत्येक पद्यांश में अलग कलर से, उस पद्यांश में हमने अलग कलर से डाल दिया है ताकि आपको पहचान पड़ जाए। ठीक है, कि कौन सा कीवर्ड इसमें आया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ हम देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख से मलिनताएं मिटाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पद्यांश दिया गया है, इसका अर्थ का समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जाशील मतलब कोई शर्मीली महिला, पथिक मतलब मार्ग में, जो कहीं दृष्टि आए यानी कि आपको कहीं मार्ग में कोई लज्जाशील यानी कि शर्मीली महिला मिले। ठीक है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, होने देना विकृत वसना मतलब उसके जो वस्त्र हैं उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना,
हवा से इधर उधर मत उड़ाना, ठीक है। न तू सुंदरी को, यानी कि उस सुंदरी को जो है विकृत वसना, मतलब अस्त व्यस्त उसके वस्त्रों को मत होने देना, ठीक। उसके बाद जो थोड़ी भी श्रमित हो, यानी कि यदि कोई वो थोड़ी सी भी थकी हुई हो, गोद ले श्रांति खोना, ठीक है। वह गोद ले श्रांति खोना, यानी कि उसको गोद लेकर उसकी थकान को मिटा देना, ठीक है। कोई इंसान की बात नहीं चल रही है, पवन की बात चल रही है, हवा की, ठीक है। हवा से राधिका कह रही है कि यदि वो कोई रास्ते में कोई लज्जाशील महिला मिले तो उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त हवा से मत होने देना, उल्टे मत देना, ठीक है। जो थोड़ी भी यदि श्रमित यानी कि थकी हुई है, यदि वो थोड़ी सी भी थकी हुई है तो उसको गोद लेकर उसको उसकी थकान को दूर कर देना। होठों की ओ कमल मुख सी मलिनताएं मिटाना, ठीक है। होठों की यानी कि उसके होठों की कमल मुख, यानी कि उसके जो कमल रूपी मुख है, उसके कमल रूपी मुख की मलिनताएं मिटाना, जो उसकी होठों की खुश्की है उसको मिटा देना, और उसके कमल रूपी मुख की, ठीक है, मलिनताएं मिटा देना, ठीक है। तो इस प्रकार का ये पद्यांश है। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है, और कविता क्या है, पवन दूतिका, ठीक है, पाठ का नाम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राधा पवन दूतिका से पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है, यानी कि पथिकों मतलब जो कोई रास्ते में यदि मिल जाता है तो हवा से उनके साथ कैसा व्यवहार करने को कह रही है राधा, ठीक है। राधा पवन दूतिका से कहती है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिले तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, ठीक है। क्लियर, याद हो गया, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। कौन से रेखांकित अंश की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेखांकित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में जो ये दो लाइन की गई है, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख सी मलिनताएं मिटाना, ठीक है। इन दोनों लाइनों की व्याख्या करनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति में राधिका जो पवन को संदेश देते हुए कहती है, ठीक है। जो वो दो लाइन थी उन पंक्तियों में राधिका पवन से संदेश देते हुए कहती है कि यदि कोई स्त्री मार्ग में मिलती है, यदि कोई स्त्री मार्ग में मिलती है और थकी हुई प्रतीत होती है, यदि तुम्हें कोई स्त्री मार्ग में मिलती है और थकी हुई प्रतीत होती है तो उसकी थकान को दूर कर देना, उसकी थकान को दूर कर देना, तथा उसके होठों और उसके कमल रूपी मुख की मलिनता को मिटा देना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होठों की ओ कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होठ यानी कि इंसानों के ही होते हैं, और इसकी तुलना किससे की जा रही है, कमल यानी कमल रूपी मुख से की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, ठीक है। तो देखिए कवि ने इसमें जो है इस पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है कि इस पद्यांश में राधिका के विरह तथा पथिकों की समस्या का चित्रण किया गया, ठीक है। यानी कि इस पद्यांश में किसका, राधिका के विरह, यानी कि राधिका जो श्री कृष्ण से बिछड़ गई हैं, ठीक है। राधिका जो श्री कृष्ण से बिछड़ गई हैं उसके विरह का वर्णन किया गया है, ठीक है। और पथिकों की समस्या, पथिक जो मार्ग में जा रहा है, कोई भी लज्जाशील महिला जा रही है, कोई भी जा रहा है, वो थक जाते हैं, उनको गर्मी लगने लगती है, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनके होठ सूख जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में ये कहा गया है। इस पद्यांश में राधा के विरह तथा पथिकों की समस्या का चित्रण किया गया है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो चैप्टर 2 है आपका पार्ट 2, कैकेयी का अनुताप मैथिली षड़गुप्त, ठीक है। इससे भी हम 2 पद्यांश देखेंगे जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी हम पद्यांश आपको करा रहे हैं 100% आपको इनमें से पूछा जाएगा। 10 पद्यांश आपको कराएंगे हम, और आप यदि YouTube पर वीडियो देखोगे
तो बस कचरा मिलेगा, ठीक है। एक दो पद्यांश करा दिया, तुक्का लगा दिया, ये आएगा ये आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कम से कम 10 पद्यांश आपको पढ़ने हैं, याद नहीं करने, पढ़ने केवल, आपको पढ़ने मात्र से ही याद रह जाएगा, आप बहुत आसानी से उनको कर सकते हैं। 10 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं, ठीक है। आपको बस कीवर्ड याद रखने हैं, उन कीवर्ड के द्वारा आप पद्यांश को पहचान लेंगे और उसके बाद यदि आपका ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एक बार भी आपने ये वीडियो देख ली ठीक से, ठीक है, मन लगाकर, आप बहुत आसानी से सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका कीवर्ड है चैप्टर नंबर 2 के केकई के अनुताप से। यदि आपको इस पार्ट में कहीं केकई मिल जाता है या भरत, माई या मैया, जन, जननी, रानी या अनुताप, अभिपिस्त, कोई भी आप पद्यांश उठाकर देख लो इस पार्ट का, ठीक है, केकई के अनुताप का, आपको ये कीवर्ड 100% देखने को मिलेंगे। आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये केकई के अनुताप से लिया गया है और इसके जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है, क्लियर। अभी आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखें, मिल जाएंगे आपको, कोई भी पद्यांश उठाकर देख लो। ये वहां का वर्णन किया गया है जिस टाइम रानी केकई श्री राम को वनवास दे चुकी थी और श्री राम जा रहे थे, ठीक है, और रानी केकई उनको रोकने का प्रयास कर रही हैं। मुझसे भूल हो गई श्री राम, तुम अयोध्या छोड़कर वनवास मत जाओ, मुझसे गलती हो गई, मैं अपराधनी हूँ, ठीक है। श्री राम को रानी केकई रोकने का प्रयास करती है, ये वहां का वर्णन किया गया है, ठीक है। रानी केकई श्री राम के पास में बैठी हुई होती हैं और उनसे क्या बोलती हैं या मन मन में क्या सोचती हैं, ठीक है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी मतलब श्री राम के पास में वो बैठी हैं, जब श्री राम जा रहे होते हैं तो उनके पास में रानी केकई बैठी हैं, अचल मतलब चल नहीं रही है, चुपचाप बैठी हुई है, एकदम शांत। तथापि असंख्य तरंग, तथापि मतलब उसी टाइम, असंख्य मतलब अनगिनत, तरंगा मतलब यानी कि असंख्य तरंगे मन में उठ रही हैं। मतलब कहने का यह है जब श्री राम के पास में केकई बैठी हुई होती हैं तब उनके मन में असंख्य तरंगे उठ रही होती है। मन में बहुत तरह के विचार, ये क्या हुआ, मुझसे अपराध हो गया, गलती से वनवास दे दिया गया, राम तो सच में वनवास जाने लगे, ठीक है। उसके बाद वह सिंहनी अब थी हाहा गोमुखी गंगा, ठीक है। तो वह सिंहनी मतलब जो पहले कभी रानी केकई सिंहनी यानी कि शेरनी की तरह लगती थी, अब वही गोमुखी गंगा मतलब बहुत ही शांत, शीतल और शांत मन की हो चुकी है। जो कभी पहले कभी शेरनी की तरह लगती थी, अब वो अब बिल्कुल शांत, बिल्कुल गोमुखी गंगा जैसी शांत शीतल लग रही है, ठीक। उसके बाद हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ मतलब हाँ मैंने जो है भरत को जनकर भी उसे पहचान नहीं पाई, जनकर मतलब जन्म देकर, भरत को जन्म देकर भी मैं अपने खुद के सगे बेटे को पहचान नहीं पाई, ठीक है। हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना, मैं भरत को जन्म देकर भी न पहचान पाई। सब सुन ले, वहां पर जो और लोग खड़े हुए हैं, श्री राम भी हैं वहां पर बैठे हुए और रानी केकई भी बैठी हुई हैं और उनसे कह रही है कि सब सुन ले, यानी कि सभी लोग सुन ले, तुमने स्वयं यह माना, ठीक है। मतलब उनके सामने श्री राम से कह रही हैं कि तुमने स्वयं यही माना, मतलब तुमने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जब भरत का जन्म हुआ था मैं अपने खुद सगे बेटे को नहीं पहचान पाई थी, ठीक है, कि यह सच है, यह सच है। तो फिर लौट चलो भैया, जब ये बात सच है कि मेरे साथ में ऐसा होता है कि मैं जो है कौन क्या है मैं नहीं पहचान पाती, तो अब लौट चलो घर भैया, मतलब श्री राम से कह रही हैं तो अब लौट चलो। अपराधनी हूं तात तुम्हारी मैया, ठीक है, यानी कि मैं अपराधनी हूं, मुझसे अपराध हो गया है, भरत मेरा बेटा नहीं है, तुम मेरे बेटे हो, ठीक है। तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक। बात देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि पाठ के शीर्षक तथा रचयिता का नाम लिखिए। पाठ के शीर्षक मतलब पाठ का नाम क्या है और रचयिता मतलब कवि का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए रचयिता इसके कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी का है ये, और शीर्षक क्या है मतलब पाठ का नाम केकई का अनुताप, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, ठीक है। तो श्री राम और केकई के बीच बात हो रही है, ठीक है। तो श्री राम और केकई के बीच रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेखांकित अंश है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाइन है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंहनी अब थी हाहा गोमुखी गंगा, ठीक है। तो इसका हमें जो है व्याख्या करनी है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बताया था, इसका अर्थ वही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, ठीक है, माता केकई चुपचाप बैठी हुई थी लेकिन मन में
अनगिनत तरंगे उठ रही थी, जो कभी शेरनी की तरह प्रतीत होती थी, आज वही गंगा के समान शीतल शांत है। ठीक है, यही अर्थ हमने बताया था। ठीक, इसलिए हम अर्थ बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कैकेयी घर लौट चलने के लिए किससे कह रही है? बताइए आप, किससे कह रही है? कि जो श्री राम से कह रही है, उनको वनवास दे दिया गया, उनको वनवास से मना कर रही है कि तुम घर लौट चलो, मत जाओ। ठीक है, तो कैकेयी श्री राम से कह रही है, ठीक है, वनवास को मना कर रही है। उसके बाद गंगा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द, ठीक है, इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द भी पूछ लेता है कभी कभी, कोई इस प्रकार का कोई वर्ड आ जाता है तो यहाँ पर भागीरथी और मंदाकिनी, भागीरथी और मंदाकिनी क्या है? पर्यायवाची शब्द है गंगा के। इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 से पद्यांश नंबर 4, मतलब 3 पद्यांश हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 और 2 से। ठीक है, अब ये 4th नंबर का है। टोटल हम 10 पद्यांश देखने वाले हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, तो देखिए इसके कीवर्ड वही है चैप्टर नंबर 2 के कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी का। यदि कैकेयी वर्ड देखने को मिल जाए, भरत, माई, मैया, जन, जननी, रानी, अनुताप और अभिपिष्ट, ठीक है, इस प्रकार से यदि आपको ये कीवर्ड देखने मिल जाते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, तो देखिए कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जन यहाँ पर है, ठीक है, और भरत। ठीक है, ये जन और भरत दो कीवर्ड से हमें तुरंत पता चल रहा है कि ये कैकेयी के अनुताप जो मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चन है इनके हम आंसर कर सकें। ठीक है, जब तक आपको अर्थ पता नहीं होगा, जब तक आप आंसर कर नहीं पाएंगे ठीक से। तो देखिए इस पद्यांश में वहां का वर्णन किया गया है जहां कैकेयी भरत की सौगंध खाकर श्री राम से वनवास को मना करती हैं। ठीक है, राम को विश्वास दिलाती हैं कि मुझे किसी ने उकसाया भी नहीं है, भरत ने भी नहीं उकसाया है आपको वनवास के लिए। मैं भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मुझे किसी ने नहीं उकसाया। ठीक है, तो देखिए भरत की सौगंध खाकर क्या कहते हैं? दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, मतलब कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। मतलब वो सौगंध खा रहे हैं और कह रहे हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ? मतलब कहने का है कि और स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त कोई और उपाय या रास्ता नहीं है। ठीक है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, मतलब कहने का यह है यदि मुझे भरत ने उकसाया है, यदि मुझे भरत ने उकसाया है, पहले तो मना कर रही हैं कि मुझे भरत ने भी नहीं उकसाया आपको वनवास के लिए। फिर कह रही है कि यदि भरत ने मुझे उकसाया है तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो, मतलब पति के समान जो मेरा स्वयं पुत्र भरत है उसको भी खो बैठूं, पति समान ही अपने स्वयं पुत्र को भी खो बैठूं। ठीक है, यदि मुझे किसी ने या भरत ने उकसाया है तो अपने पति समान ही अपने पुत्र को खो बैठूं। ठहरो, ठहरो यानी कि रुको, ठीक, मत रोको मुझे, यानी कि जो मैं बात ये कह रही हूं मेरी बात सुनो, मत रोको मुझे, मेरी बात सुनो, कहूं सो सुन लो। ठीक है, यानी कि जो मैं कह रही हूं उस बात को सुनो। पाओ यदि उसमें सार, उससे सब सुन लो। ठीक है, यदि जो मैं बात कह रही हूं यदि उसमें कोई यथार्थ कोई बात ऐसी है जो आपको सही नहीं लग रही तो उस बात को भी सुन लो। ठीक है, उसे सब सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मतलब एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप कर लिया है। ठीक है, राम को वनवास दे दिया है, मैंने एक पहाड़ जैसा पाप कर लिया है और राम वनवास के लिए रेडी हो गए, जा रहे हैं। एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप कर लिया है, इस समय भी मैं मौन रह जाऊं, चुप रह जाऊं, मतलब ठीक है, और रई भर भी अनुताप करने पाऊं। ठीक है, रई भर भी मतलब एक रत्ती भर भी, इतना बड़ा पहाड़ जैसा पाप करके एक रत्ती भर भी मैं पश्चाताप न करूं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। आपके यदि इसका अर्थ समझ में आ गया है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर है कि पाठ के शीर्षक तथा रचयिता का नाम लिखिए। तो देखिए पाठ के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन तो 100% पूछेगा ही। ठीक है, आपको रचयिता और शीर्षक मतलब पाठ का नाम और कवि का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो शीर्षक देखिए कैकेयी का अनुताप। ठीक है, पाठ का नाम क्या? कैकेयी का अनुताप। और दूसरा क्वेश्चन है दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसको कौन किससे कह रहा है? मतलब यह है कि दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसको कौन किससे कह रहा है?
कि देखिए दुर्बलता का जो चिन्ह है वो सौगंध खाना है, ठीक है, कि सौगंध खाने से इंसान को दुर्बलता प्रकट होती है, कि दुर्बलता का चिन्ह क्या है, सौगंध खाना, ठीक। और केकई राम से कह रही है, ठीक है, यानी कि कौन किससे कह रहा है, सौगंध खाने की बात केकई जो है राम से कह रही है, ठीक है, याद हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। केकई कहती है कि एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है और इसके बदले में रत्ती भर भी पश्चाताप न करूं। मतलब ये जो है यहां पर आप देख सकते हैं, ये दो लाइनों का जो अंडरलाइन है यहां पर, कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, रई भर भी अनुताप न करने पाऊं, ठीक है। इन दोनों लाइनों की व्याख्या, ठीक है, यहां पर करनी होती है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, इन दो लाइन की हमें व्याख्या करनी है। केकई कहती है कि एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है और इसके बदले मैं रत्ती भर भी पश्चाताप न करूं, ठीक है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पहरा है, इसको तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए फोर्थ है, ठहरो मत, रुको मुझे कहूं सुन लो। यह कथन किसका किसके प्रति है, तो ये कथन केकई का है और सभा के प्रति, मतलब सभा को ये बात कह रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवला तथा रई शब्द का अर्थ लिखिए। अवला का अर्थ है असहाय और रई मतलब रत्ती, रत्ती, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 से, जो कि श्रद्धा मनु पाठ का नाम है। श्रद्धा और मनु दोनों क्या कौन है, ये प्रेमी हैं, ठीक, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। तो देखिए इस चैप्टर के कीवर्ड क्या होंगे, कौन हो तुम, ठीक, और नील परिधान, सुकुमार, दुख की पिछली रजनी, ठीक। इस प्रकार के यदि कीवर्ड आपको देखने मिल जाते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक। तो देखिए इन कीवर्ड को याद रखेंगे, कौन हो तुम या कौन तुम। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है उनमें ये कीवर्ड 100% मिलेंगे, क्योंकि हमने बनाए ही कीवर्ड उनसे है, ठीक। मात्र ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक। तो अब हम इस पद्यांश की व्याख्या, जो इसका अर्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक इस पद्यांश की व्याख्या नहीं समझ पाएंगे तब तक इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है इसकी व्याख्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ श्रद्धा और मनु जो है दो प्रेमी हैं। श्रद्धा जो है मनु से उनका परिचय पूछती है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ। जो ये मनु है, ये एक बार एकांत शांत जगह और एकदम सुनसान जगह बैठे हुए थे। उसी टाइम श्रद्धा उनके पास पहुंच जाती है और उनसे उनका परिचय पूछना शुरू कर देती है। तो देखिए इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर श्रद्धा का मनु से प्रश्न है, कौन तुम, अर्थात कौन हो तुम, श्रद्धा पूछ रही है मनु से, कौन हो तुम, संसृष्टि जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कह रहे निर्जन का चुपचाप। मतलब कहने का यह है कि श्रद्धा यहाँ पर मनु से कह रही है कि कौन हो तुम, सागर की लहरें अपनी मड़ियों को किनारे पर फेंक देती हैं, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों में आपको एक निर्जन स्थान पर फेंक दिया है, अर्थात कौन हो तुम, ठीक। प्रभा की धार से अभिषेक मधुर, विश्रांत और एकांत, यानी कि यहाँ पर जो श्रद्धा है कह रही है यहाँ पर कि प्रभा की धार से अभिषेक मधुर, यहाँ पर तुम एकांत शांत जगह बैठे हुए अपनी जो चमक से महका रहे हो, ठीक। जगत का सुलझा हुआ रहस्य और एक जगत का सुलझा हुआ रहस्य लग रहे हो, करुणामय सुंदर मौन, और इस प्रकार करुणामय इस प्रकार से तुम जो मौन हो, यानी कि चुपचाप बैठे हुए हो, और एक चंचल मन सा आलस्य, मतलब आपके चंचल मन ने आपके आलस्य को धारण कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये अर्थ हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए एक क्वेश्चन तो आपको 100% इस प्रकार का आएगा कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम या रचयिता का नाम, इस प्रकार से 100% पूछा जाएगा, ठीक। तो देखिए शीर्षक क्या है यहाँ पर, यानी कि पाठ का नाम श्रद्धा मनु, और कवि क्या है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग की ये जो दो लाइन है इसकी व्याख्या कह रहा है कि इसकी व्याख्या दीजिए, अभी हमने बताई थी। यहाँ पर क्या है, कौन तुम, संसृष्टि जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। तो देखिए इसका अर्थ है, यहाँ पर हमने आंसर भी लिखा है, यानी कि श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम कौन हो, ठीक, जो संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि की तरह प्रतीत हो रहे हो। अभी हमने बताया था व्याख्या में यही बात कि श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि के समान प्रतीत हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, उपरोक्त पंक्ति के
कौन किसका परिचय पूछ रहा है, यानी कि उपरोक्त पंक्ति में जो है कौन किसका परिचय पूछ रहा है, आपको क्लियर हो चुका है। जो श्रद्धा है वो मनु से परिचय पूछ रही है, ठीक है। मनु तो एकांत शांत जगह बैठे हुए हैं, लेकिन श्रद्धा यहाँ पर प्रश्न कर रही है। तो उपरोक्त पंक्ति में श्रद्धा प्रलय के बाद जो निर्जन स्थान में मौन बैठे हुए मनु का परिचय पूछ रही है, ठीक है। निर्जन स्थान में बैठे हुए थे मनु और मौन बैठे हुए थे, तो उनका परिचय पूछ रही है, ठीक है। प्रलय के बाद मतलब जब कोई भी नहीं था, सब कुछ प्रलय हो चुका, खत्म हो चुका था, लेकिन कौन बचा था, श्रद्धा और मनु, यानी कि दो बचे थे। और एकांत शांत जगह जो मनु है वो मिल जाते हैं, श्रद्धा उनसे इस प्रकार का प्रश्न करती है, ठीक। तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, ठीक है। कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, तो देखिए इसका आंसर है मनु अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, ठीक है। एकांत शांत जगह बैठे हुआ था मनु, ठीक है, तो वो अपनी कांति से वीराने को जो है शोभायमान कर रहा है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रभा की धार से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मतलब ये जो पंक्ति है ये पंक्ति कहां से उठाई गई है, पद्यांश से। तो प्रभा की धार से अभिषेक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, ठीक। उसके बाद देखिए अब हम देखने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 से ही इसका दूसरा पद्यांश। इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है, प्रत्येक चैप्टर से हम दो पद्यांश कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर और लास्ट के 2 चैप्टर हम पढ़ाएंगे, बीच में से आपको इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो देखिए इसका दूसरा पद्यांश है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा नहीं है कि कितनी बार, क्योंकि बहुत बार आ चुका है, ठीक। तो देखिए यदि आपको ये कीवर्ड देखने मिल जाते हैं, कौन हो तुम, नील परिधान, सुकुमार, दुख की पिछली रजनी, अभी हमने पिछले पद्यांश में बताया था, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है और जिसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक, क्लियर। तो देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दाई है झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड भी आप देख सकते हैं, दुख की पिछली रजनी, तो देखिए यहाँ पर दुख की पिछली रजनी, इस प्रकार से कीवर्ड मिल गया है। और आपको भी और पद्यांश यदि मिलेंगे तो उसमें सुकुमार, नील परिधान, ठीक है, इस प्रकार के कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये श्रद्धा मनु से लिया गया है, ठीक। तो देखिए दुख की पिछली रजनी बीच, यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ है कि श्रद्धा मनु से यहाँ पर कह रही है कि दुख की पिछली रजनी बीत जाने से ही एक सुखों का नया सवेरा आता है। पहले दुख की पिछली रजनी बीत जाती है और उसके बाद सुखों का एक नया सवेरा आता है, ठीक है। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद यानी कि सुख चल रहा है तो दुख भी आएगा, ठीक है, ये तो फिक्स है। तो एक पर्दा यह है झीना नील, यानी कि दुख और सुख के बीच में एक महीन सा पर्दा है जो कि बहुत हल्का, यानी कि झीना नील बहुत महीन सा पर्दा है दुख और सुख के बीच में छिपा है, जिसमें सुख गात, और उसमें एक सुख का सवेरा छिपा हुआ है। जो दुख और सुख के बीच में जो महीन पर्दा है, तो उसके बीच एक सुखों का सवेरा छुपा है, मतलब दुख के बाद सुख आना निश्चित है, ठीक। तो इस प्रकार की ये बात कही गई है। ये जो है ईश्वर के दिया हुआ एक वरदान है, इसको जो है समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से ही हो जाता है कि पद्यांश के कवि और कविता का नाम, कवि कौन है, देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं, और कविता देखिए यहाँ पर पाठ का नाम मतलब श्रद्धा मनु, ठीक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है, जो मनु है वो एकांत शांत जगह हताश होकर बैठ जाता है कि सब कुछ प्रलय में खत्म हो चुका है, मैं अकेला सुमसाम बैठा हूँ, ठीक है। तो देखिए हताश मन को किसके, श्रद्धा जो किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है, तो वो मनु के हताश मन को, क्लियर। और उसके बाद एक पर्दा है झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलंकार भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर इसमें रूपक अलंकार है, क्लियर, ठीक। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजई किसका प्रतीक है, ठीक है। रजई किसका प्रतीक है, दुख का प्रतीक, ठीक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या श्रद्धा मनु को
प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख भरी काली रात बीत जाने पर सुखों का एक नया सवेरा आता है। ठीक है, यहाँ पर श्रद्धा जो है मनुष्य कह रही है कि दुख की काली रात बीत जाने पर एक सुखों का नया सवेरा आता है। ठीक है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहली 2 लाइन अंडरलाइन की गई है तो इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यहाँ का। ठीक, उसके बाद देखिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर से गद्यांश देखेंगे। 3 चैप्टर के हम क्लियर कर चुके हैं, अब हम लास्ट के 2 चैप्टर के और देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, अभिनव मनुष्य पाठ का नाम और रामधारी सिंह दिनकर इसके जो कवि हैं। ठीक, इसके कीवर्ड क्या है, जैसे कि ब्रह्मांड, संसार, आकाश, प्रकाश, मानव और भगवान, विज्ञान, विद्युत। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार के कीवर्ड देखने मिल जाते हैं आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये अभिनव मनुष्य नामक पाठ से लिया गया है और जिसके कवि यानी कि रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, क्लियर, इतना याद हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम पद्यांश को देख लेते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है वधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुकुम पर चलता उतरता है पवन का ताप, है नहीं वाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, यानी कि आज की दुनिया जो है इतनी विचित्र और नवीन हो चुकी है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, यानी कि सारी प्रकृति पर जो पुरुष है, पुरुष ने अपनी विजय प्राप्त कर ली है। सारी प्रकृति पर पुरुष ने अपनी विजय प्राप्त कर ली है वंदे नर के करों में वरी विद्युत भाव, यानी कि है वंदे नर के करों में, कहने का मतलब है कि मनुष्य के हाथ में आजकल बिल्कुल सब कुछ बंधा हुआ है, जो चाहे, जैसा कि विद्युत और भाप यानी कि अपने सबके हाथों में है। चाहे तो विद्युत उत्पन्न कर सकता है, चाहे तो भाप उत्पन्न कर सकता है। मनुष्य के हाथों में विद्युत और भाप आ चुका है। हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, यानी कि मनुष्य के आदेश पर जो पवन का, वायु का ताप है, उसको टेम्परेचर को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे कि एसी वगैरह चल रही है। ठीक है, तो मनुष्य के हाथ में देखिए पवन का ताप भी आ चुका है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, यानी कि कोई भी बाधा नहीं है। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान, यानी कि जो नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, सबको एक साथ लांग सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्याख्या हो जाती है। ठीक, तो देखिए अब हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए कवि के अनुसार विश्व में अभी तक शांति स्थापित क्यों नहीं हो सकी, यानी कि यहाँ पर कवि का क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार जो है विश्व में अभी तक शांति स्थापित क्यों नहीं हो सकी, यानी कि नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है लेकिन विश्व में अभी तक कोई भी शांति स्थापित नहीं हुई है। तो कवि के अनुसार मनुष्य की ईर्ष्या, द्वेष और घृणा जैसी बुरी प्रवृत्तियों के कारण विश्व में आज तक शांति स्थापित नहीं हो सकी। तो मेन कारण क्या है, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा। ठीक है, इन 3 चीजों के कारण, ठीक है, यानी कि कवि कह रहा है यहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष और घृणा जैसी बुरी प्रवृत्तियों के कारण विश्व में आज तक शांति स्थापित नहीं हो सकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली। आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली? आज के मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, प्रकृति पर जो है मनुष्य ने आज विजय प्राप्त कर ली है। थर्ड क्वेश्चन है कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है का अर्थ है, मतलब कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है। आज मनुष्य के मार्ग में कोई भी बाधा शेष नहीं है, जो चाहे वो कर सकता है। नई से नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो रेखा अंकित किया गया है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इसका अर्थ हमें बताना, यानी कि व्याख्या बतानी है। ठीक, कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नई तो है किंतु बड़ी विचित्र है। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए सभी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली है। मतलब कहने का यह है कि कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि आज की दुनिया बड़ी विचित्र और नवीन, यानी कि नई तो है, लेकिन आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा संघर्ष करते हुए सभी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, जो वो रेखांकित किया गया है उसका अर्थ। उसके बाद देखिए 5, कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए।
तो शीर्षक देखिए अभिनव मनुष्य, और कवि क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो देखिए यदि आपको कीवर्ड ब्रह्मांड और संसार, आकाश और प्रकाश, मानव, भगत यानी कि भगवान, विज्ञान और विद्युत, ठीक है, इस प्रकार के कीवर्ड है, जैसे कि यहाँ पर है विज्ञान आया है, ठीक है, तो इस प्रकार की विज्ञान की बात यदि की जाएगी, आप अर्थ को निकालने का प्रयास भी करेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि अभिनव मनुष्य है और रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस पद्यांश को देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जब तक आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर पाएंगे। तो सावधान मनुष्य है, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है धार। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ है सावधान, यानी कि सावधान हो जाइए मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, यदि विज्ञान तलवार है, विज्ञान को तलवार मान लीजिए, ठीक है, यदि विज्ञान तलवार है तो इसे दे फेंक, मतलब इसको फेंक दे। ठीक है, ये खतरनाक चीज है, यदि विज्ञान तलवार है तो इसको दे फेंक, यानी कि फेंक दे इसको, तजकर मोह, बिना किसी मोह के, मोह बस इसको बस फेंक दे, मोह नहीं होना चाहिए इसके, स्मृति के पार, ये तेरी स्मृति के पार है। ठीक है, इसको मोह बस, इसको बस फेंक दे, यदि विज्ञान तलवार है तो, हो चुका है सिद्ध, यानी कि सिद्ध हो चुका है तू शिशु अभी नादान, यानी कि तू अभी शिशु एक नादान है, नादान शिशु की तरह तू सिद्ध हो चुका है, एक विज्ञान के सामने नादान शिशु के समान है। ठीक, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, यानी कि तुझे अभी फूल और कांटों की कोई पहचान नहीं है। उसके बाद खेल सकता तो नहीं ले हाथ में तलवार, यानी कि तलवार को लिए हाथ में, यानी कि हाथ में तलवार लिए इससे खेल नहीं सकता, ये कोई खिलवाड़ की चीज नहीं है। विज्ञान को यदि तलवार मान लें तो विज्ञान कोई खिलवाड़ की चीज नहीं है, इसको हाथ में लिए खेल नहीं सकता, खेल सकता तो नहीं ले हाथ में तलवार, यानी कि हाथ में तलवार लिए नहीं खेल सकता, काट लेगा अंग, यानी कि यदि विज्ञान का सही उपयोग नहीं करेगा तो अंग काट लेगा, यानी कि तलवार को यहां पर उदाहरण लेकर कह रहे हैं कि यदि तलवार से खेलेगा तो अंग काट लेगा। ठीक है, नुकसान पहुंचा लेगा, तीखी है बड़ी धार, यानी कि जो विज्ञान की धार है, ठीक है, जो विज्ञान की धार है बहुत तीखी यानी कि तेज है, इससे खुद के ही अंग काट लेगा, खुद को हानि पहुंचा लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की ये व्याख्या यानी कि अर्थ हो जाता है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। पाठ क्या है, अभिनव मनुष्य, और कवि देखिए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार संसार की सबसे सुंदर रचना क्या है और क्यों। ठीक है, तो देखिए कवि के अनुसार संसार की सबसे सुंदर रचना मानव है। सबसे सुंदर रचना क्या है संसार की, मानव, क्योंकि इसमें ज्ञान और समझ की अद्भुत शक्ति है। मानव के अंदर ज्ञान और समझ की अद्भुत शक्ति है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आजकल हम ये देख रहे हैं कि मनुष्य ने आजकल ज्ञान और जो अद्भुत शक्ति है इंसान के पास सारी एक साइड कर दी है, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो रेखांकित किया गया है इसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो किया गया है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, इसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि विज्ञान तलवार की तरह खतरनाक बन जाए तो, यदि विज्ञान खतरनाक तलवार की तरह बन जाए तो उसे मोहबस अपने, यानी कि अपने के बजाय त्याग देना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है बिना किसी लालच, बिना किसी मोह के, मोह बस उसे त्याग देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, अर्थात बिना विवेक और नैतिकता के विज्ञान का प्रयोग मानवता के लिए हानिकारक है। यानी कि जब तक विवेक नहीं होगा इंसान के अंदर और नैतिकता नहीं होगी तब तक विज्ञान का उपयोग करना गलत है। ठीक है, यानी कि उसका प्रयोग मानवता के लिए हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार की व्याख्या हो जाती है। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन 4 और 5। ठीक है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा है। ठीक है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा है, क्योंकि इसका गलत या असावधान प्रयोग मनुष्य के लिए स्वयं घातक बन सकता है। ठीक है, विज्ञान का उपयोग जो है स्वयं क्या बन सकता है, घातक बन सकता है, गलत यदि उपयोग किया जाएगा इसका।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जैसे कि पद्यांश में फूल और कांटों से क्या तात्पर्य है। तो फूल का तात्पर्य है रक्षक यानी कि अच्छे व्यक्ति से, ठीक है, और कांटे भक्षक यानी कि बुरे व्यक्ति से, ठीक है। दो वर्ड इसमें देखने को मिलेंगे, फूल और कांटे, तो उसके अर्थ भी पूछ लिए गए, ठीक है। पीछे क्या पूछ रहा था बार बार कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट जो चैप्टर है लास्ट, अब हम बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। इसके हम लास्ट चैप्टर के 2 पद्यांश और पढ़ेंगे, आपके कंप्लीटली 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 100% आपको इन्हीं में से आएगा, इससे आउट बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि हमने वही पद्यांश को लिया है जो सबसे ज्यादा सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि एक आपको देखने को मिले, अथवा में भी आता है ना, तो हो सकता है 2-2 आपको देखने को मिले। आपको चॉइस बन जाएगी कि हमें कौन सा करना है, जो सा आपको आसान लगे उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट चैप्टर क्या है, यहाँ पर मैंने आहुति बनकर देखा, ये अज्ञेय जी का है, ठीक है। शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा है कवि का नाम। तो यहाँ पर यदि कीवर्ड मैं कब कहता हूं और मैं कहता हूं, ठीक है, इस प्रकार के कीवर्ड। और हम यदि दूसरे में इसको देखें, यहाँ पर क्या है लास्ट में, तो यहाँ पर हीरो सीमा भी है इसका एक वर्ड, उसमें छायाएं भाव और भाव बनकर, ठीक है। इस प्रकार के कीवर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 पद्यांश से हमने दोनों को यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर जो पहला पद्यांश है चैप्टर 7 का, ठीक है, मैं कब कहता हूं जब मेरी दुर्धर्य गति के अनुकूल बने, ठीक है, यानी कि मैं कब कहता हूं जब मेरी दुर्धर्य गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूं जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, ठीक। और मैं कब कहता हूं यह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, ठीक है, यानी कि मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, ठीक है। अब इसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, जब तक अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक आप क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ है, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मैं कब कहता हूं जब मेरी दुर्धर्य गति के अनुसार बने, यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि कवि का कहना है कि मैं कब चाहता हूं, यानी कि मैं नहीं चाहता जब मेरी दुर्धर्य गति के अनुसार बने, कि जो संसार है वो मेरी दुर्धर्य मतलब कठिनाई के अनुसार ढल जाए, ठीक है। इस प्रकार से मैं कब कहता हूं कि जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने, और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो संघर्षपूर्ण जीवन होता है वो एक बिल्कुल आसान सा फूल सा बन जाए, ठीक है। मैं ये भी नहीं चाहता कि इंसान के जो संघर्ष है वो नष्ट हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से कांटा कठोर है, मतलब जो कांटा होता है वो कठोर है तीखा है, कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, मतलब जो कांटा है उसमें उसकी मर्यादा है, ठीक है। तो देखिए मैं कब कहता हूं यह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, मतलब यहाँ पर कवि का कहना है कि जो एक मर्यादा और तुच्छ सुखों की कामना नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो कठिनाइयां होती है वो एक स्वाभाविक है, ठीक। तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए क्या है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक क्या है, मैंने आहुति बनकर देखा, और कवि क्या है यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैसा व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। तो कवि के अनुसार जो व्यक्ति जीवन के दुख और कठिनाइयों को सहते हुए आगे बढ़ता है, दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करता है, वह स्वाभाविक जीवन जीता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद देखिए दुर्धर्य और प्रांतर शब्दों के अर्थ लिखिए, ठीक है। दुर्धर्य का अर्थ है कठिन, यानी कि जिसे पार करना आसान न हो, ठीक। और प्रांतर का अर्थ है कि वन यानी कि जंगल या निर्जन स्थान, ठीक है। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है, जीवन मरुनंदन कानन का फूल में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए क्या है, जो लास्ट के 2 लाइन यहाँ पर रेखांकित की गई है। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूं यह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है कि इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जैसे कठोर कांटा तीखा होते हुए भी अपनी अलग पहचान
और मर्यादा रखता है, वैसे ही जीवन के संघर्ष और कठिनाइयां का भी अपना महत्व है। ठीक है, जिस प्रकार जो कांटा कठोर और तीखा होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान रखता है, उसी प्रकार जो है इंसान के जो संघर्ष और कठिनाइयों का अपना महत्व होता है। इसलिए उन्हें छोड़कर तुच्छ और बनावटी सुख अपनाना उचित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब है कवि का कि सभी के जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां होती हैं। ठीक है, और उन कठिनाइयों को महत्व दिया है उसने। ठीक है, इसलिए उन्हें छोड़कर जो उन कठिनाइयां और जो संघर्ष होता है उसको छोड़कर तुच्छ और बनावटी सुख अपनाना उचित नहीं है। ठीक है, तुच्छ और बनावटी सुख यदि अपनाओगे तो घाटे में जाओगे डेफिनेटली। ठीक है, आप एक दिन बहुत पछताओगे। इस प्रकार के बनावटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 7 का जो अब लास्ट पद्यांश है हिरोशिमा से यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो देखिए छायाएं भाव और यानी कि भाव बनकर, इस प्रकार के कीवर्ड यदि आपको मिल जाएंगे, कोई भी इससे पद्यांश पूछा जाए, हमने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश को यहाँ पर लिया है हिरोशिमा से। ठीक है, कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। मतलब देखिए इसका अर्थ है यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज स्वयं मनुष्य के द्वारा बनाया गया विनाशकारी साधन, मतलब मानव का रचा हुआ सूरज मनुष्य स्वयं उसी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, स्वयं उसी के द्वारा नष्ट हो जाता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो विनाशकारी साधन है। ठीक, मानव को भाव बनाकर सोख गया, यानी कि मनुष्य जो है भाव की तरह नष्ट हो जाता है, भाव की तरह समाप्त हो जाता है। और यही छाया ये इस बात की साक्षी है कि मनुष्य ने खुद बनाई हुई जो विनाशकारी शक्तियां हैं उससे स्वयं को ही नष्ट कर लिया है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसके क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक देखिए क्या है यहाँ पर, जो पाठ का नाम क्या है, हिरोशिमा। ठीक है, और कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। ठीक है, इसको शॉर्टकट में अज्ञे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता में किस घटना का संकेत है, स्पष्ट कीजिए। कि प्रस्तुत कविता में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बम की भयानक घटना का संकेत है। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव का रचा हुआ सूरज किसने, यानी कि किसने कहा है मानव का रचा हुआ सूरज से तात्पर्य है परमाणु बम से, यानी कि मानव का रचा हुआ सूरज जो है किससे है, इसका तात्पर्य किससे है, परमाणु बम से है, क्योंकि यह सूरज की तरह प्रकाश और भयंकर विनाश करता है। ठीक है, क्योंकि जो ये परमाणु बम है ना, ये सूरज की तरह भयंकर विनाश करता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव जन की छायाएं लंबी होकर क्यों नहीं मिटती। तो जो मानव जन की छाया है वो लंबी होकर क्यों नहीं मिटती, परमाणु विस्फोट की तेज गर्मी से मनुष्य नष्ट हो गए, लेकिन उनकी छायाएं और पत्थरों और सड़कों पर पड़कर वही रह गई, इसलिए यह मिट नहीं पाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेखांकित किया गया है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। ठीक है, तो देखिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। इस पंक्ति में कवि परमाणु बम की भयानक शक्ति को दिखाता है, जिसकी अत्यधिक गर्मी से मनुष्य जलकर भाप बन गया। वह विज्ञान के गलत उपयोग से हुए विनाश को दर्शाती है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये सारे पद्यांश कंप्लीट हो जाते हैं। इससे पहले हमने गद्यांश की वीडियो अपलोड की थी, उसमें 6 चैप्टरों के गद्यांश को पढ़ाया था। ठीक है, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है उसके जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, सभी की हमने एक वीडियो बना दी है। इस वीडियो के बायो में यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां से आप देख सकते हैं। आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, आपको सारे जो गद्यांश है वो एक साथ देखने को मिल जाएंगे। 10 नंबर वो आपके और 10 नंबर इन पद्यांश से आपको बिल्कुल कंप्लीट 100% 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है। स्टेबल क्लास ऐप पर हमारा जो बैच है उसमें इसकी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। ये वीडियो लेक्चर वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।